Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. So we have already done few topics regarding rheumatology. So here is another topic, that is SLE, which is systemic lupus erythematosus, which is basically a connective tissue disease and it involves the multi-system inflammatory autoimmune disease with a broad spectrum of clinical manifestations in association with एंटी-न्यूक्लियर एंटीबॉडी ANA प्रोडक्शन। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है जो कि मैं लिख रही हूँ। इसका क्या मतलब है, एक मल्टी सिस्टम कंडीशन है। मल्टी सिस्टम का क्या मतलब है कि जो इसके सिम्टम्स होंगे वो हमारे पास स्किन में भी आएंगे, MSK में भी आएंगे, कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम में भी इन्वॉल्व होंगे इनके कुछ सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिक भी होंगे, हेमेटोलॉजिक भी होंगे, रीनल भी होंगे। और इस सब का जो एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगी ना कि इसकी एसोसिएशन किस चीज़ के साथ है, तो वो है हमारे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी प्रोडक्शन विच इज़ मतलब ANA प्रोडक्शन, जो कि हमारे पास बेसिकली सिंपल ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन होती है जो कि हमारी अपनी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। हमारी अपनी बॉडी जो अपने ही सेल्स पे अटैक करने लग जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, SLE की डेफिनेशन हो गई, इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है। ये ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मींस कि हमारे पास ये क्या किस चीज़ की डिज़ीज़ है, इसका जो हमारे पास एज ग्रुप है इसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है, इसकी प्रेवलेंस क्या है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये हमारे पास आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि इट्स अ कॉमन कनेक्टिव टिश्यू डिज़ीज़। इसमें कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास ये सबसे ज़्यादा जो है 90% ऑफ द केसेस में जो हमारे पास अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं दोज आर द वुमेन। जैसे हर एक मतलब रूमेटोलॉजी में अगर हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में सब वेरी करते हैं। जैसे गाउट मैन में ज़्यादा हो रहा है, इसी तरह से OA और RA फीमेल में हो रहा है, तो SLE भी फीमेल डोमिनेंट है। एज ग्रुप इसमें आ जाएगा 14 to 45 ईयर्स के एज वाले ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा हम इसकी जो है पैथोजेनेसिस देख लेते हैं, विच मीन्स कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जो कि SLE में हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स में जो इन्वॉल्वमेंट है वो है HLA DR2 और 3 की हमारे पास जेनेटिक फैक्टर्स में आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ साथ हमारे पास कुछ हार्मोन बेस्ड फैक्टर्स भी होते हैं, जिसमें हमारे पास ईस्ट्रोजन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए उससे भी SLE होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे UV रेज हो गई, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो हार्मफुल होती है स्किन के लिए, क्योंकि मैंने मेंशन किया है कि हमारे पास स्किन प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं SLE में। इसके अलावा हमारे पास एप्स्टेन बार वायरस हो गया, उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और ये UV लाइट, अब मैंने लिखा है UV लाइट हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी कुछ ड्रग्स जैसे हाइड्रोजलीन वगैरह होता है, इससे भी हमारे पास SLE होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एक छोटी सी एपिडेमियोलॉजी और पैथोजेनेसिस कि हमें पता हो कि ये बेसिकली कौन से फैक्टर्स इसको ये डिज़ीज़ करवाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कोई केस आइडेंटिफाई करने के लिए इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर SLE तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बिकॉज ये हर BCQs SCQs इवन दो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम जाके देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं कि जो क्यूटेनियस इसके जो हमारे पास फीचर्स होंगे वो तो ऐसे होंगे कि हम जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन में भी जो है अगर कर रहे हैं पेशेंट की तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें इसके कुछ डोमेन्स हैं जो कि हमने कवर करने हैं। बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्यूटेनियस मतलब हमारी स्किन से रिलेटेड कंडीशन, MSK मस्कुलोस्केलेटल, कार्डियोपल्मोनरी, रीनल, न्यूरोलॉजिक, हेमेटोलॉजिक। इसके अलावा कोई सीरोलॉजीज जैसे हमारे पास इम्यूनोलॉजिक टेस्ट वगैरह होते हैं। तो इसमें क्या होता है ये हम देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जिसमें क्यूटेनियस आ रहा है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होते हैं मेलार रैश। मेलार रैश बेसिकली हमारे पास क्या होता है, क्लासिकल बटरफ्लाई फेशियल रैश होते हैं विद स्पेयरिंग ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड्स। हमारे जो नेज़ोलेबियल फोल्ड्स होते हैं वहाँ पर। इसके अलावा डिस्क्वाइड रैश होते हैं जो कि हमारे अगेन फेस पर हो रहे होते हैं। एरिथेमेटस प्लेक्स होते हैं बेसिकली ये रेड, और इसमें हमारे पास एलोपेशिया भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा फोटो सेंसिटिविटी हो गई और ओरल अल्सर्स। ओरल अल्सर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। पेशेंट को जब भी हम एग्जामिन करते हैं तो हम उसका माउथ ओपन कराते हैं तो उसमें हमें वो ईजिली नज़र आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास MSK में क्या होगा कि हमारे पास नॉन एरोसिव आर्थराइटिस नज़र आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये कोई लाइक आ रहे इसके आर्थराइटिस सिमेट्रिकल होगा, बट अनलाइक आ रहे इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये हो गया। कार्डियोपल्मोनरी में सिरोसाइटिस आ जाएगा हमारे पास, वो सिरोसाइटिस जिसके अंदर मतलब प्लूराइटिस हमारे लंग्स की भी और कार्डिक दोनों की प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे प्लूराइटिस हो गया, प्लूरा की इन्फ्लेमेशन, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डाइटिस हमारी जो हार्ट को कवर कर रही होती है लेयर, उसकी इन्फ्लेमेशन। रीनल में हमारे पास आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन आ रहा है यूरिन में, प्रोटीन यूरिया, और RBCs कास्ट भी आ रहे हैं, विच मीन्स कि हेमाचूरिया भी इसको कहा जा सकता है, लाइक अगर हम उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलें। इसके अलावा हमारे पास न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स में हमारे पास क्या हो जाएंगे, सीजर्स और साइकोसिस वगैरह। एपिलेप्सी, माइग्रेन्स वगैरह भी आते हैं, बट ये दोनों मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं। इसके अलावा हेमाटोलॉजिक में हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास हम CBC करवाएंगे तो हमारे पास क्या चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो हमें नज़र आएगा हेमोलाइटिक एनीमिया। इसके अलावा हमें नज़र आएगा ल्यूकोपेनिया, विच मीन्स हमारे ल्यूकोसाइट्स का जो काउंट है वो कम हो गया है। पीनिया इज़ बेसिकली रिड्यूस इन नंबर। लिम्फोसाइट्स जो हमारे डिफेंस सेल्स होते हैं उनकी मतलब रिडक्शन हो गई है। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हमारे प्लेटलेट्स कम हो गए। तो हेमोलाइटिक एनीमिया तो हमारे ब्लड कम हो गया, मतलब ब्लड सेल्स कम हो गए। ल्यूकोपेनिया हमारे पास 4000 से कम हो गए। लिम्फोपेनिया 1500 से कम हो गया। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हमारे पास 1 लाख से अगर रिड्यूस हो गए हैं। तो ये इनकी रेंजेस हैं जिसको हमें लुक आफ्टर करना होता है। इसके अलावा हमारे पास सीरोलॉजीज़ में हमारे पास कुछ इम्यूनोलॉजिक टेस्ट आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव ANA प्रोडक्शन, पॉजिटिव anti-DS DNA, एंटी स्मिथ और एंटी फॉस्फोलिपिड टेस्ट होते हैं, मतलब एंटीबॉडीज़ टेस्ट होते हैं, जिनको हम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे कि कितने % ये सेंसिटिव होते हैं, कितने % ये स्पेसिफिक होते हैं। तो हम इसमें ये देखते हैं। ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बेसिकली होता है कि अगर 4 से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, ये टोटल 11 है, अगर 11 में से 4 भी हमारे पास 4 या 4 से ज़्यादा अगर आ रहे हैं, दैट मीन्स के पेशेंट इज़ having SLE. So we will continue from the next video.